Hello students, how are you? Hope you all are fine. In the previous lecture हमने डिस्कशन किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज कैसे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। दो केस हमने देखा था, अभी तत्काल हम लोग दो ही केस देखेंगे, है ना। एक तो वेलोसिटी के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसमें हमने देखा था, पहला केस था। फिर एक बार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। वेलोसिटी के जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पाथ पैराबोला हो जाता है। पैराबोला कैसे डिराइव किया था हम लोगों ने, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, जिसमें थोड़ा सा हिंट भी दिया था, है ना, जिसमें हमने वेलोसिटी एंगल पे दिया, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे एक इनिशियल वेलोसिटी यू दिया था। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्ज हमारा पॉजिटिव था। फिर हमने ये भी बात की थी कि द मोशन विल बी वेरी मच सिमिलर, वेरी मच नहीं, एग्जैक्टली सिमिलर टू द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो आप पढ़े थे क्लास 11 में, है ना। उसको हम लोग जूम सेशन में भी डिस्कस करेंगे, आप उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है वो प्लीज ट्राई कर लेंगे उस क्वेश्चन को, है ना। वेलोसिटी इनिशियल मैंने लिख दिया था यू कॉस थीटा आई कैप क्यू साइन थीटा जे कैप, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम माइनस जे कैप। फिर किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालोगे। किसी भी टाइम पे पोजीशन निकालना हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालोगे। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है ध्यान रखना है, कभी भी कोई वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो उसे हम लोग वेक्टरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो उसे वेक्टरली लिखेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसे वेक्टरली लिखेंगे, पोजीशन भी वेक्टर है तो वेक्टरली लिखेंगे। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यू प्लस ए टी, ये जो दो फार्मूला होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब हो बॉडी का तब यूज करते हैं। अलॉन्ग विथ ये दोनों फार्मूला वेक्टरली लिखते हैं, है ना। वेक्टरली लिखने का मतलब यू के ऊपर, है ना, वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर जरूर डालेंगे, तब कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, है ना। वो जो साइन में कभी कभी आप देखे भी होंगे 11th में कि अगर आपने वेक्टर नहीं डाला तो साइन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो साइन वाला प्रॉब्लम का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए यू और ए के माथे के ऊपर वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, उससे आपका बहुत सारा मिस्टेक अवॉइड हो जाएगा, आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, सुपरपोजिशन देखा, डाइपोल देखा, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड देखा, सब देख लिया। अब हम लोग क्या हमेशा हम किसी पॉइंट चार्ज के ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्या, तो जवाब है नहीं। कभी कभी जैसे एक रॉड है, पूरे रॉड में चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर पूरा चार्ज हो गया है। अब इस मार्कर की वजह से यहाँ पे चाहे यहाँ पे कोई मेरे से कहेगा फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या मैं यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर कर दूं क्या, तो जवाब है नहीं, है ना। यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सिंपल है निकालना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव है तो अवे, निगेटिव है तो उसके तरफ, ये एकदम सही बात है। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, जैसे सपोज मान लीजिए अजीबोगरीब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पूरा फुल्ली चार्ज है ना, ये पूरा फुल्ली चार्ज हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे टोटल चार्ज क्यू है ना। अब सपोज कोई कहता है कि एक पॉइंट है P, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पूरे बॉडी के कारण, और ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमारे बॉडी के सेंटर से बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब डिस्टेंस इज नॉट ग्रेटर, है ना, इन द कंपैरिजन विद द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, तो उस समय हम पॉइंट चार्ज नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। ये अगर मान लो ये डिस्टेंस है r, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो क्या मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दूं क्या,
तो जवाब है नहीं, अभी नहीं लिख सकते, है ना। सेंटर से ये डिस्टेंस r हो जाए kq/r²। हालांकि एक टाइप से ये ठीक आंसर हो सकता है, दिस आंसर कैन बी करेक्ट इफ दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर। जैसे ये बॉडी इतना छोटा हो और जैसे इसका सेपल साइज सेंटीमीटर के डायमेंशन में हो और r जो होना 10 मीटर 20 मीटर कुछ ऐसा हो, तब तो kq/r² हो जाएगा, तब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये r इसके डायमेंशन के कंपेरेबल हो, है ना, ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे चार्ज बॉडी के डायमेंशन के कंपेरेबल हो जाए, है ना, तो फिर ये kq/r² लिखना हमारा गलत हो जाएगा। और हम उन्हीं बातों को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि तब क्या करेंगे अगर ये r कंपेरेबल हो गया, तब क्या करेंगे। तो देखिए यहां पे हम एक काम करते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे समाया हुआ है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना। तो मान लो एक स्मॉल चार्ज यहां से मैं dq लूंगा। अब वो dq कैसे लूंगा ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट के कारण इस p पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हम एक स्मॉल चार्ज यहां लेंगे, इसी बॉडी पे कहीं स्मॉल चार्ज लेंगे dq चार्ज। उस dq की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। dq की वजह से, मान लो dq की वजह से ये जो स्मॉल चार्ज हमने, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज हम ये आर्बिट्रेरी स्मॉल चार्ज है, हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, बॉडी के ऊपर जाके कहीं भी ले सकते हैं। उस स्मॉल चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कुछ r' होगी और इस dq की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE निकालेंगे और dE इज इक्वल टू हो जाएगा k dq/r'²। r' क्यों ले रहा हूं पता है ना, बिकॉज उस स्मॉल एलिमेंट से इस p पॉइंट की दूरी r' है, दैट विल बी dE। फिर हम इस पूरे dE को इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हम लोगों को E at P आ जाएगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम अपने बॉडी के ऊपर एक स्मॉल चार्ज लेंगे, डिफरेंशियल चार्ज भी जिसे कह सकते हैं हम। फिर उस डिफरेंशियल चार्ज की वजह से डिफरेंशियल फील्ड निकालेंगे और उस डिफरेंशियल फील्ड को हम प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम यहां इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, तो फिर हमें अब ध्यान देना होगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन करके मतलब लेंथ के लॉन्ग इंटीग्रेशन होगा या एरिया के लॉन्ग इंटीग्रेशन होगा या वॉल्यूम के लॉन्ग इंटीग्रेशन होगा। अब ये कौन तय करेगा, तो ये तय करेगा हमारे बॉडी का शेप एंड साइज। ये जो बॉडी है हमें नहीं पता ना ये कैसा बॉडी है, अब पता चला कि इसका चार्ज जो है इसके लेंथ में समाया हुआ है, हो सकता है इसका चार्ज इसके एरिया में समाया हुआ है और हो सकता है इसका चार्ज वॉल्यूम में समाया हुआ है। यानी 3 टाइप के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी भी बॉडी में। अगर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप है वो 3 वैरायटी का हो सकता है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 3 वैरायटी का हो सकता है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये फर्स्ट टाइप है। एंड टाइप भी लिख दो, इसमें टाइप ए जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along length। मतलब अगर किसी बॉडी को मैं चार्ज करूं और चार्ज उसके लेंथ में समाया हुआ हो, एग्जाम्पल के तौर पे थिन रॉड, रिंग, फुल रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, और पार्ट ऑफ रिंग मैं लिख दे रहा हूं जिसमें सारे आ जाएंगे। जैसे एक रिंग के आधा, रिंग का हाफ सेमी सर्कुलर हो जाएगा, सेमी सर्कुलर का हाफ करेंगे तो क्या होगा, क्वार्टर सर्कुलर हो जाएगा। तो थिन रॉड, रिंग, पार्ट ऑफ रिंग, etc, है ना। थिन रॉड जैसे देखिए इसको मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक थिन रॉड है, एक रॉड है। अब अगर मैं इसे चार्ज कर देता हूं तो जाहिर सी बात है कि चार्ज जो है ना, क्योंकि डायमेंशन के नाम पे आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि सर इसके पास एरिया भी तो है। तो सही बात है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का आउटर सरफेस एरिया
अगर ये सिलेंड्रिकल है तो कर्व सरफेस एरिया होगा, लेकिन उस एरिया से ज्यादा डोमिनेंट इसका लेंथ है ना। ये एरिया अगर आया है कुछ तो इसके लेंथ के ही वजह से आया है, क्योंकि रेडियस जो होगा, अगर थिन रॉड आपने बोल दिया ना तो रेडियस काफी कम होगा, लेंथ काफी ज्यादा होगा। यानी जब कभी भी चार्जिंग ऑफ ए थिन रॉड की बात होगी ना तो वी विल से कि जो चार्ज है ना उसके लेंथ में समाया हुआ है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, है कि नहीं। तो देख लीजिए थिन रॉड इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम है, लेंथ काफी ज्यादा है, लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। उसी तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग जैसे मैं बना दूं, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज आपने कर दिया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया सपोज। अब आप देख सकते हो अगर आप इसका खुद का जो सरफेस एरिया है वो काफी नेग्लिजिबल होगा, लेकिन लेंथ अगर देखो तो लेंथ अच्छा खासा होगा, है कि नहीं। लेंथ कितना हो जाएगा, तो अगर इस सेमी सर्किल का रेडियस r है तो पाई आर इसका लेंथ हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीट होता तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का हाफ पाई आर। तो वही चीज है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की होगी तो यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वी डिफाइन ए टर्म linear charge density। We define a term linear charge density, मतलब linear charge distribution के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, इसी रॉड को मैं फिर से यहां रीड्रॉ कर रहा हूं, चार्ज समा गया, इसका लेंथ कुछ होगा L, है ना। इस पे टोटल चार्ज है Q, इस पे टोटल चार्ज क्या है Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब इस लैम्डा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ है dl, मतलब हम अपने रॉड पे जाके देख रहे हैं कि एक स्मॉल लेंथ हमारा dl है, उस dl में अगर dq चार्ज है ना मौजूद है, उस dl लेंथ के अलॉन्ग dq चार्ज मौजूद है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dq बाई dl। क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है ना, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। ऐसा लिखने से लैम्डा का डिफिनीशन कभी गलत नहीं होगा, लैम्डा का फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मे बी कि इस पूरे रॉड के अलॉन्ग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हो वो वेरिएबल हो। जैसे इतने लेंथ में, मतलब स्टार्टिंग का जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है उसमें चार्ज कुछ और हो, अगला 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसमें चार्ज कुछ और हो, अगला 1 सेंटीमीटर जो है उसमें चार्ज कुछ और हो। यानी हर यूनिट लेंथ में मे बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। हाँ, हो सकता है कांस्टेंट हो, ये भी जरूरी है, मतलब मे बी कि कांस्टेंट हो जाए लैम्डा। तो लैम्डा कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि हर पर्टिकुलर लेंथ में, हर पर्टिकुलर लेंथ में क्या हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा मौजूद। जैसे हर 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम चार्ज हो, हर 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम चार्ज हो, है ना, तो 2 कूलम पर सेंटीमीटर लैम्डा हो जाएगा, विच इज ए कांस्टेंट। तो लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है, लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl लिख देने से लैम्डा कांस्टेंट रहे तब चाहे वेरिएबल रहे तब, है ना, हम सब सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, ये हमारा फॉर्मूला है लैम्डा, वेदर लैम्डा इज कांस्टेंट और वेरिएबल, इट इज ऑलवेज ट्रू। अब जैसे देखिए, अब आप कहेंगे ना कि सर कांस्टेंट रहेगा तो क्या आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl अगर आप लिख रहे हो तो लैम्डा dl इज इक्वल टू dq हो जाएगा ना। अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूं, dl इधर चला जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, और अगर लैम्डा कांस्टेंट हो, अगर लैम्डा कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू l इज इक्वल टू dq का इंटीग्रेशन q, विच इंप्लाइज लैम्डा क्या आ जाएगा, q बाई l। लैम्डा क्या आ जाएगा, q बाई l। मतलब अगर लैम्डा कांस्टेंट होगा ना, इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, देन dq बाई dl खुद ब खुद क्या बन जाएगा, q बाई l बन जाएगा। यानी लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l हमेशा ट्रू नहीं है, ये तभी ट्रू है जब लैम्डा कांस्टेंट हो, अदरवाइज लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl हमेशा ट्रू है। ऑलराइट,
लेट अस प्रोसीड। यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा का एसआई यूनिट क्या है। लैम्डा की अगर यूनिट की बात करें तो लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज बाय लेंथ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर ऐसा यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो लैम्डा का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब लैम्डा इज कांस्टेंट चाहे वेरिएबल। लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l ये तब लिखेंगे जब लैम्डा कांस्टेंट हो। अच्छा, कभी भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए और लैम्डा के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप लैम्डा को कांस्टेंट ले सकते हो, यानी चार्ज बाई लेंथ कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी बाई टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू लैम्डा, प्रोवाइडेड लैम्डा इज कांस्टेंट, अदरवाइज dq बाई dl। ऑलराइट, उसी तरीके से दूसरा टाइप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा टाइप है। when charge is distributed along surface area, जब चार्ज सरफेस एरिया में समाया हुआ हो, है ना, आप बॉडी को चार्ज करें और सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस एरिया में चला जाए तब। जैसे एग्जांपल आप ले लें, अगर आप तो डिस्क है ना, जैसे मान लीजिए डिस्क है, सीडी डिस्क, क्वाइन है ना, पतला क्वाइन, 1 रुपए का 5 रुपए का पतला, उसकी थिकनेस काफी कम हो लेकिन एरिया काफी ज्यादा हो तो, और वो चार्ज हो जाए तो आप कह सकते हो कि सारा का सारा चार्ज किसमें समाया हुआ है, उसके एरिया में फैल गया है। तो डिस्क हो गया, सीट हो गया, सीट ईटीसी, सीट जैसे बेड सीट, हम जिस बेड पे सोते हैं उसका बेड सीट पूरा चार्ज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पूरे एरिया में समाया हुआ है, सीट। अब जब चार्ज एरिया में समा जाता है ना, चार्ज जब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर से हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन किए थे ना, वैसे ही हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल सिग्मा होगा। क्या होगा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सिग्मा किसके बराबर होगा, तो ये होगा dq बाई da के बराबर, dq बाई da, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल एरिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये dq बाई dl हुआ ना, ये dq बाई da होगा, ध्यान रखेंगे। dq बाई da जिस तरीके से लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl ऑलवेज ट्रू, मतलब लैम्डा कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल, उसी लॉजिक से सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई da ऑलवेज ट्रू होगा, है ना। सिग्मा कांस्टेंट हो, सिग्मा कांस्टेंट और वेरिएबल, सिग्मा कांस्टेंट और वेरिएबल, है ना। बट सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a भी लिख सकते हैं कभी, लेकिन शर्त यही है कि सिग्मा क्या रहे, ये तभी लिख सकते हैं व्हेन सिग्मा इज कांस्टेंट, सिग्मा इज कांस्टेंट, वेरिएबल में नहीं। क्योंकि उसी तरीके से dA को अगर सिग्मा की तरफ ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो सिग्मा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, फिर q बाई a बन जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया ऑफ द बॉडी हो सकता है, कब, जब सिग्मा क्या हो, कांस्टेंट हो, सिग्मा पूरे बॉडी का सिग्मा कांस्टेंट हो, यानी हर यूनिट एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम बोलेंगे कि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। जिस तरीके से हर यूनिट लेंथ में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाता था, उसी तरीके से वहां यूनिट लेंथ, यहां यूनिट एरिया, क्योंकि चार्ज एरिया में समाया हुआ है, चार्ज किसमें समाया हुआ है, एरिया में समाया हुआ है। ऑलराइट, अगर ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा की बात करोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, है ना। लास्ट टाइप अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले हम लोग टाइप देख लें।
ऑलराइट, अब हम टाइप देखें, अगर थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप सी इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब डिफाइन होता है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along वॉल्यूम। चार्ज अगर किसी बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, ऑलराइट, जिसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक टर्म डिफाइन करते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मान लीजिए एक क्यूब है हमारा, है ना, हमने चार्ज किया है और चार्ज पूरे वॉल्यूम में समा गया है। एक स्फीयर है हमारा, चार्ज किया है हमने, चार्ज पूरे वॉल्यूम में समा गया है। स्फीयर की बात कर रहा हूं, है ना, स्फेरिकल सेल की बात नहीं कर रहा हूं, स्फीयर की बात कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। स्फेरिकल सेल की अगर बात करूंगा तो देखने में वो 3D स्ट्रक्चर है, बट अगर चार्ज करूंगा ना तो चार्ज उसके आउटर सरफेस एरिया पे आ जाएगा, है ना। फिर हम आगे जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना तो हम लोग बात करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बोल दे रहा हूं, आप अपने ध्यान में रखना। हालांकि इस चीज का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट एनालिसिस गॉस लॉ पढ़ने के बाद होता है। कि एक बात याद रखना कि अगर ये जो मैंने क्यूब और सॉलिड स्फीयर बनाया है, ये अभी याद रखना नॉन कंडक्टर है। क्या है? नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर है ना। क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता ना तो सॉलिड होने के बावजूद, है ना, चार्ज इसके वॉल्यूम में नहीं समाता। यानी एक सॉलिड स्फीयर में ले लूं और वो आयरन का हो, कंडक्टर हो या कॉपर का हो, और मैं उसे अगर चार्ज करूंगा ना तो चार्ज उसके वॉल्यूम में कभी नहीं जाएगा, चार्ज आउटर सरफेस एरिया पे चला जाएगा। चार्ज जो भी जाएगा आउटर सरफेस एरिया पे चला जाएगा। तो इवन की है वो सॉलिड, उसमें वॉल्यूम है, मटेरियल का वॉल्यूम आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जब चार्ज करेंगे ना तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये खासियत कंडक्टर की होती है। कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है ना। कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। यानी अभी ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। मतलब जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट। यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल रो है और ये होता है dq बाई dv, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल। उसी तरीके से बिल्कुल वही लॉजिक, रो इज इक्वल टू dq बाई dv, ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब रो कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, रो इज इक्वल टू dq बाई dv लिखना कभी गलत नहीं है। लेकिन अगर ये dv रो के साथ इंटीग्रेशन में चला जाएगा और इंटीग्रेट करोगे और रो बाहर आ जाएगा तो रो विल बिकम q बाई v। कब? तो व्हेन रो इज कांस्टेंट, व्हेन रो इज कांस्टेंट। रो कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? तो हर यूनिट वॉल्यूम में इक्वल चार्ज जब हो, जैसे ये क्यूब है ना, इस क्यूब का कुछ वॉल्यूम होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में समाया होगा। अब हर यूनिट वॉल्यूम में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो, मैं कहीं से भी आर्बिट्रेरी यूनिट वॉल्यूम देखूं और उस यूनिट वॉल्यूम में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज समाया हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे क्यूब के लिए ये जो रो है क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? dq बाई dv, है ना। फिर रो जो वेरिएबल होगा उसको रखेंगे, फिर रो dv सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से रो की अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? तो चार्ज पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब, यानी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? रो का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, है ना, तीन टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बाद
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिन स्ट्रक्चर्स का भी मैंने फिगर बनाया था तीनों केस में, रॉड का, रिंग का, डिस्क का, है ना, अब इन सब की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूं। सबकी वजह से क्या निकालने जा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब जो है हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तब तो बहुत सिंपल सवाल था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब पॉइंट चार्ज नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग दे दीजिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो जेई और नीट में आते हैं। जैसे जेई में एक बार क्वेश्चन आया था कि एक रॉड रखा हुआ है, रॉड के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। बहुत से सिंपल सवाल था। उसी तरीके से एक रॉड रखा हुआ था, पोटेंशियल निकालना था। ये कभी मेडिकल नीट में आया हुआ है, जब सीबीएसई पीएमटी जब हुआ करता था। तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए दिस इज ए रॉड, दिस इज ए रॉड ऑफ लेंथ L और ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, लेंथ इसका L है। The linear charge density of the rod is lambda is equal to alpha x, where alpha is positive. The linear charge density of the rod lambda is alpha time x, where x is the position of the rod, position of the point of the rod from origin, and alpha is a positive constant. Alpha is a positive constant. Find total charge of the rod, total charge on the rod, इस रॉड पे टोटल चार्ज क्या होगा, एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन भी निकालना है। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आ सकता है ना, ये आता भी है। लैम्डा जो दिया हुआ है अल्फा एक्स, रॉड है, जाहिर सी बात है रॉड है तो लैम्डा ही दिया होगा, है ना। रॉड जब है तो चार्ज तो लेंथ में समाया होगा, तो जब चार्ज लेंथ में समाया हुआ हो तो क्या डिफाइन होता है बॉडी के लिए? लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लैम्डा पे अगर गौर करो तो लैम्डा कांस्टेंट है या वेरिएबल? मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो लैम्डा है ये लैम्डा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो लैम्डा वेरिएबल है, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो अल्फा तो चलो भैया कांस्टेंट है, लेकिन इंटू एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, जो कि रॉड के डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन तो अलग अलग होगा ओरिजिन से, इसलिए ओवरऑल देखे तो अल्फा इंटू एक्स वेरिएबल हो गया ना, तो लैम्डा वेरिएबल है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं कोई कहता है कि टोटल चार्ज ऑन द रॉड क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द रॉड का मतलब अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाके कोई dx विड्थ का एलिमेंट लूं, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट लूं, और इस एलिमेंट को अगर मैं बाहर निकालूं, ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है इसको मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, इसमें मान लो dq चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, सपोज इसमें कितना चार्ज होगा, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। तो हम जानते हैं कि स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ dq बाय dx किसके बराबर होना चाहिए? तो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। dq बाय स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ लैम्डा, पता है ना क्यों? क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, डायरेक्ट आप q बाय l नहीं लिख सकते, तो dq बाय dx लैम्डा होगा, और ये लैम्डा है कितने के बराबर? अल्फा इंटू एक्स के बराबर, यानी इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो dq बाई dx अल्फा एक्स हो गया, यानी dq क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स, और ये dx इधर चला जाएगा अल्फा एक्स के साथ। उसके बाद हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे dq का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज, तो अल्फा एक्स dx, x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? तो x की लिमिट 0 से l तक जाएगी, 0 टू l। तो अल्फा बाहर, x dx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0। ऑलराइट, तो अल्फा एक्स dx के बाद अल्फा बाहर, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन, अल्फा x की लिमिट 0 से l, तो अल्फा l स्क्वायर बाई 2। दिस इज द टोटल चार्ज, क्योंकि dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, अल्फा l स्क्वायर बाई 2, अल्फा l स्क्वायर बाई 2।
सेकंड पार्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन लैम्डा बाई एक्स। तो यहां से अगर मैं लिखूं या यहां से भी देख सकता हूं, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज बाई लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा एल स्क्वायर बाई 2 है और वो क्यू के बराबर है, यानी अल्फा एल स्क्वायर का डायमेंशन वही होना चाहिए जो क्यू का होना चाहिए, जो क्यू का होना चाहिए। यहां से भी देख सकते हैं अल्फा का डायमेंशन क्यू बाई एल स्क्वायर वाला होना चाहिए, है ना, अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई एल स्क्वायर, एक्चुअली अल्फा 2q बाई एल स्क्वायर होगा, है ना, ध्यान रखेंगे अल्फा जो होगा वो 2q बाई एल स्क्वायर होगा अगर मैं इक्वेट करके निकालूं तो, लेकिन मैं चूंकि डायमेंशन निकालने की बात कर रहा हूं इसलिए मैं q बाई एल स्क्वायर लिख रहा हूं, है ना। तो डोंट एवर थिंक कि सर आपने 2q नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अल्फा का क्या निकालना है, ओनली डायमेंशन। तो q बाई एल स्क्वायर, q का कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करो तो कूलम को हम लोग a इंटू टी लिख सकते हैं बाई एल स्क्वायर, सो इट इज l माइनस 2ta, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ l माइनस 2ta, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे बढ़े अगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रॉड है, थिन रॉड, पॉजिटिवली चार्ज है, एल इसका लेंथ है, मान लीजिए इसका लेंथ 12 है, इसका लेंथ क्या है, 12 है, द लेंथ इज 12 एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका क्या है, लैम्डा है, विच इज ए कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। इसके सेंटर से, यानी रॉड के सेंटर से r डिस्टेंस पे, यहां पे रॉड के अलोंग, मतलब रॉड के अलोंग r डिस्टेंस पे p कोई पॉइंट है और कोई कहता है E एट p क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p क्या होगा। मतलब इस रॉड की वजह से, रॉड के ही अलोंग सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे p एक पॉइंट है, उस p पॉइंट पे मुझे इस रॉड की वजह से फील्ड निकालना है। अगर इस पे टोटल चार्ज की बात करें तो कितना होगा, अगर रॉड पे टोटल चार्ज मैं पूछ दूं तो आप आसानी से बता सकते हो लैम्डा इंटू 2 है, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है। तो मान लो अगर टोटल चार्ज इस पे q हुआ तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ लैम्डा होना चाहिए, तो q बाई 12 लैम्डा होना चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं q बाई 12 इज इक्वल टू लैम्डा, विच इंप्लाइज q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 12। ये लिखना गलत नहीं है क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है। ओके, चलिए निकालते हैं पी पॉइंट पे फील्ड। अब कोई कहेगा कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल दूं, क्योंकि बॉडी के सेंटर से पॉइंट की दूरी कितनी है, आर, सेंटर से, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन जवाब है नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलना अभी गलत होगा, कारण क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह रॉड को ट्रीट अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में ये कह देता कि दिस पी इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर, देन के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बहुत दूर के रिमोट पॉइंट के लिए ये रॉड हमारे पॉइंट चार्ज की तरह बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा, ये एकदम सही बात है ना। लेकिन पी पॉइंट के डिस्टेंस के बारे में कुछ भी ना लिखा गया है, का मतलब मे बी पी पॉइंट जो हो काफी नजदीक हो, जैसे रॉड के एंड के ही पास हो, जैसे रॉड की लंबाई 1 मीटर हो और ये पॉइंट सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे हो, तो 1 मीटर और 2 मीटर में इतना ज्यादा फासला नहीं होता है। हाँ, पता चला रॉड का लंबाई जो है वो 1 मीटर है और पी पॉइंट जो है ना वो सेंटर से 100 मीटर पे है, तब अप्रोक्सीमेटली पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा के आंसर दे सकते हैं। ओके, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक स्मॉल चार्ज लेंगे रॉड पे और उस स्मॉल चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे एक स्मॉल फील्ड निकालेंगे, फिर उस स्मॉल फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर स्मॉल फील्ड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब स्मॉल चार्ज लेने का क्या तरीका है, तो बहुत तरीकों से हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं सेंटर से, ध्यान देना, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके
एक एलिमेंट dx विड्थ का ले लेता हूं, स्मॉल लेंथ dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेता हूं। तो इस dx विड्थ के एलिमेंट को मैं ब्लैक कलर से कलर कर दे रहा हूं। ये जो ब्लैक कलर का धब्बा दिख रहा है ना, वही हमारा dq है, मतलब उसी ने dq चार्ज समाया होगा। उसकी विड्थ कितनी है, dx है। मान लो इसमें dq चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज हमारे स्मॉल लेंथ में समाया हुआ है। अब इस dq चार्ज की वजह से सबसे पहले ये dq बाई dx को मैं लैम्डा लिख सकता हूं। सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, dq बाई dx इज इक्वल टू लैम्डा, विच इंप्लाइज dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ तो हमेशा लैम्डा के बराबर होता है, dq बाई da, dq बाई dl, dq बाई dv हमने देखा है अभी। तो ये dq बाई dx को मैं लैम्डा लिख सकता हूं, है ना। ये ऑलवेज ट्रू है, वो तो अलग बात है, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट ही है तो और अच्छी बात है ना। लेकिन ये तो हमेशा सही है, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए इस एलिमेंट से, इस स्मॉल एलिमेंट से इस p पॉइंट की दूरी अब कितनी है, क्योंकि मुझे इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है p पे। अब ये स्मॉल एलिमेंट जो है ना, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, पूरा नॉट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो मान लो इस dq एलिमेंट से p पॉइंट की दूरी जो है वो r डैश है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r डैश। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड p पे dE क्या हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल टू हो जाएगा dq की वजह से k dq kq बाई डिस्टेंस, dq से इस p पॉइंट की दूरी कितनी है, r डैश, तो r डैश का स्क्वायर। और इसी को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट। फिर फर्दर क्या लिखेंगे, k तो चलो भैया ठीक है, dq को क्या लिख सकते हैं, तो dq को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा dx, k लैम्डा dx बाई r डैश कितना है भैया, तो जरा गौर करो, ये r डैश है ना, r डैश को मैं r माइनस x लिख सकता हूं क्या, क्योंकि देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है r, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r, ये गिवन है। ये डिस्टेंस कितना है r डैश, क्योंकि निकालना है मुझे, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये x है, क्योंकि x डिस्टेंस पे जाके dx लिए थे, तो r में से x अगर सब्सट्रैक्ट कर ले तो r डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज r माइनस x। तो r डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ r माइनस x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, that is k lambda dx r minus x का होल स्क्वायर, k lambda dx r minus x का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि k तो कांस्टेंट है, 9 into 10 to the power 9 in SI यूनिट, लैम्डा भी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, दिया हुआ है, बिकॉज q लैम्डा into 12 है। तो लैम्डा और k दोनों को मैं बाहर ले सकता हूँ, k लैम्डा बाहर इंटीग्रेशन dx बाई r माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, dx बाई r माइनस x का होल स्क्वायर अब मैं लिख सकता हूं। अब मुझे सॉल्व करना है r माइनस x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या ये टफ है, तो बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर मैं r माइनस x को y मान लेता हूं, एज्यूम कर लूं कि सपोज r माइनस x इज y, इसको सॉल्व करने के लिए जरा यहां देखिएगा, लेट r माइनस x इज इक्वल टू y, या ऐसे लिखो लेट y इज इक्वल टू r माइनस x, एक ही बात है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो y को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dr बाई dx पहले करोगे, क्योंकि y r माइनस x है, dr बाई dx क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज r इज कांस्टेंट, तो 0 माइनस dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1, दैट इज माइनस 1। यानी मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू माइनस dy, बिकॉज dy बाई dx अगर माइनस 1 हो, dy by dx is -1 means dx is equal to minus dy। अब अगर इस रिजल्ट को यहां यूज करोगे ना, तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसके बाद यहां अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा k लैम्डा इंटीग्रेशन dx के बदले मैं माइनस dy लिख देता हूं, माइनस dy बाई r माइनस x का होल स्क्वायर। r माइनस x को क्या एज्यूम किया था हमने, y, तो r माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा माइनस बाहर, तो माइनस k लैम्डा और इंटीग्रेशन dy बाई y स्क्वायर, है ना। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, तो माइनस k लैम्डा 1 बाई y स्क्वायर को y टू द पावर माइनस 2 dy ऐसा लिख सकता हूं। फिर फर्दर क्या लिख सकता हूं, तो माइनस k लैम्डा, अब देखिए x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1,
तो y टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, -k लैम्डा इंटू y टू द पावर -2 + 1 इज -1 बाई -2 + 1 इज -1 यानी k लैम्डा इंटू y टू द पावर -1, क्योंकि ये -1 और इधर का माइनस दोनों को मैं प्लस बना सकता हूं। सो इट विल बी k लैम्डा बाई y। क्या आएगा, k लैम्डा बाई y। अभी मैंने लिमिट नहीं दिया है, लिमिट मैं बाद में दूंगा, है ना। k लैम्डा बाई y आ गया। y तो हमने अपने मन से अज्यूम किया था ना, y हमारा था क्या बेसिकली, r - x। तो मैं फिर से y का वैल्यू अगर यहां रख दूं तो k लैम्डा बाई r - x, k लैम्डा बाई r - x, मैंने y का वैल्यू रख दिया। मतलब मैंने पूरा मामला जिसमें था उसी में ला दिया। तो k लैम्डा बाई r - x। अब अगर मैं बात करूं कि x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो x की लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, तो देखिए x कहां से लिए थे हम, dx एलिमेंट कहां से लिए थे हम, सेंटर से। सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लिए थे। तो पूरे रॉड को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे पहले लेफ्ट में जाना होगा, फिर राइट तक जाना होगा। तो लेफ्ट से राइट का मतलब अगर मैं x की लिमिट देखूं तो -l से +l तक जाना होगा पूरे रॉड को कवर करने के लिए। मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट से पूरे रॉड को कवर करने के लिए मुझे, चूंकि x की शुरुआत कहां से हुई है, सेंटर से हुई है ना, यानी मुझे चूंकि रॉड का टोटल लेंथ कितना है 12, तो मुझे -l से +l तक जाना होगा। सो -l से +l, दिस इज द आंसर। -l से +l हमें जाना होगा। फाइनली ये क्या आ जाएगा, एक बार देखो, x के बदले +l रखो, ये आ जाएगा k लैम्डा बाई r - l, और अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट k लैम्डा बाई r - x के बदले -l रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यही होता है आंसर, यानी k लैम्डा बाई r - l माइनस k लैम्डा बाई r + l। ऑलराइट, अगर मैं यहां फाइनल रिजल्ट दिखूं, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो देखिए k लैम्डा अगर कॉमन ले लूं तो r - l इंटू r + l एलसीएम आएगा, और यहां बचेगा r + l और माइनस r और माइनस प्लस l, है ना। मैंने k लैम्डा कॉमन लेके एलसीएम लेके सब्सट्रैक्ट किया है, r कैंसिल, ये बचेगा k लैम्डा इंटू 12 बाई r - l इंटू r + l। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ध्यान रखेंगे। और यहां एक चीज आप गौर कर सकते हो, आप ये तो चलो जनरल रिजल्ट है, ये चाहे ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर ये r काफी ज्यादा हो जाए, मैंने अभी बात की थी ना कि अगर ये P पॉइंट काफी डिस्टेंस पे हो जाए, काफी दूर हो जाए, तो यही रॉड देखने में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। KQ/R² सच में आंसर आएगा, और सच में आएगा। आप देख सकते हो कि अगर ये r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाए, तो लैम्डा इंटू 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, q, क्योंकि लैम्डा इंटू 12 ऊपर आया है, तो KQ, और r - l को भी मैं r लिख सकता हूँ, और r + l को भी r लिख सकता हूँ। कब, जब r काफी ज्यादा हो l से, यानी इफ, मैं यहां के बाद यहां लिख देता हूं, है ना, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं इस रिजल्ट के बाद, ध्यान देना, ये तो एकदम जनरल रिजल्ट है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन अगर इसमें कंडीशन लग जाए कि r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, देन E at P विल बिकम k इंटू लैम्डा इंटू 12। इस लैम्डा इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, q, तो KQ बाई r - l को भी r लिख सकते हैं, और r + l को भी r लिख सकते हैं, है ना। जैसे किसी भी बहुत बड़े चीज में किसी छोटे चीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो r 100 हो और l 1 हो, तो 100 - 1 100 + 1, 100 - 1 इज 99, 100 + 1 इज 101, 101 और 99 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो 100 के स्क्वायर के बराबर होगा लगभग, चेक कर सकते हो। तो मैं r × r लिख सकता हूँ, दैट इज KQ/R²।